Hello guys, welcome to Abhyana Ace Academy. I am Vedveer and we are preparing for UGC NET Commerce and Management. तो गाइस हमारी यूनिट चल रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हैं वो हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। और उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोस में आपके पॉइंट को कंसीडर कर सकें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास रहने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है और उसको कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है और उसको उसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? वर्कफोर्स, वर्कर, ह्यूमन बीइंग। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपका कितना ज़ील, कितना इंटरेस्ट है उस काम को करने में। अब ज़रूरी नहीं कि आप जो हर काम कर रहे हैं वो काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। अब मान लो आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो काम आपके इंटरेस्ट का नहीं है, तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। ठीक है, अब मान लो आपको साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि लाओ भैया पढ़ो साइकोलॉजी और पढ़ाओ साइकोलॉजी, तो उसमें आप मतलब वो करोगे, उसमें आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप कितना पैशनेट फील करते हैं, कितना आप एंथोसियास्टिकली काम करते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपकी ज़ील क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एफर्ट्स कितना लगाते हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय एंगेजमेंट। हर एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है अपनी ज़ील, अपने इंटरेस्ट के साथ में काम कर रहा है। अब हो सकता है कि कई बार आपकी मजबूरी बन जाती है उस काम को करने के लिए कि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ पर काम आपको करना पड़ता है। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब क्या है? टू एक्सटेंड टू विच एम्प्लॉय फील पैशनेट about their job and commitment to the organization, how committed you are towards the organization, towards the task, towards the role and responsibility that are designed to you, and what डिस्क्रिशनरी एफर्ट्स इनटू द वर्क। मतलब आप एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने एफर्ट्स आप लगाते हो। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन की बाद में बात करते हैं, पहले एक क्लासरूम की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टीचर रहे ना रहे उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ बातें करने से मतलब होता है। टीचर है वो तब भी बातें करेंगे, वो नहीं है वो तब भी बातें करेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे, टीचर है तब भी पढ़ेंगे, नहीं है तब भी पढ़ेंगे, मतलब वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ टीचर ऐसे होते हैं, टीचर ने देख लिया तो वो पढ़ने लग जाएंगे, नहीं देखा तो वो पीठ पीछे मस्ती करने लग जाएंगे। तो अलग अलग तरीके के मतलब जो है स्टूडेंट हमारी क्लास में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी हर क्लास में आपको इस तरीके के स्टूडेंट मिलेंगे। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ना तो खुद पढ़ेंगे ना औरों को पढ़ने देंगे, वो बोलेंगे अरे छोड़ो ना, क्या करना है, 4 दिन की जिंदगी है, सब मोह माया है। ठीक है। कुछ ये रहेंगे, नहीं भैया हमें मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें धक्के मार के यहाँ तक भेजा है तो हमें पढ़ना है, हमारे माँ बाप के पैसे लग रहे हैं, हमें पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ना है, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि ठीक है आए हैं तो पढ़ ही लेते हैं, टीचर आ रहा है तो पढ़ा लेते हैं, ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, बाकी तो भगवान भरोसे है। ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग होते हैं, आपका बॉस रहेगा तो आप इतने हार्ड वर्किंग दिखोगे कि हाउ मच हार्ड वर्किंग यू आर। ठीक है। उसके बाद बॉस गया तो मतलब आपकी फ्रीडम मतलब जो है वो भी आ गई आपके साथ में, मतलब आप खुद बॉस बन गए। आपका बॉस क्या चला गया, आप खुद बॉस बन गए। आप खुद बोले अरे ओ चल बॉस नहीं आज, चलो चलते हैं घूमने फिरने। ठीक है, तुम खुद ही इस तरीके के चीज़ें रहते हो, तो मतलब आपका काम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ऐसे ही मतलब जो है चीज़ें मतलब आपकी रहती हैं कि जब आप किसी काम को करते हो तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका ये रहता है कि आप कितने एफर्ट्स लगाते हो, कितना ज़ील है, कितना इंटरेस्ट है आपका उस काम को करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इससे कुछ काम फर्क पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब मान लो मैंने आपको टास्क दे दिया लेकिन आपका ज़ील नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको बस ये रहेगा कि भाई टास्क कंप्लीट करना है, चाहे जैसे मर्जी कंप्लीट हो जाए, बस खत्म हो जाए एक बार। ठीक है। हाँ, बट एफिशिएंट वो पर्सन जो आपका
नहीं हो पाएगा। इसमें फिर क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। एक काम जो आपने मतलब देखो कोई पर्सन काम करता है तो उसकी मेहनत दिखती है कि हाँ भाई इस बंदे ने मेहनत से काम करा है, ठीक है। अब जैसे जब हम स्कूल लेवल पे थे तो उसमें क्या करते लड़के इतना सजा सजा के इतनी मेहनत करके कॉपी और सजा के लेकर आती थी। एक हम लड़के होते थे मतलब जो घसीटे मार मार के मतलब जो है जैसे तैसे करके अपने काम को कंप्लीट करते थे। भाई उनकी मेहनत देखो दिखती थी कि हाँ भाई सजा सजा के डिजाइने बना के फ्लावर दिस और दैट मतलब डेकोरेट करके लेकर आती है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो है कुछ लोग जो काम में इंटरेस्टेड होते हैं वो काम को बहुत तरीके से सजा सजा के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट उनके दिखते हैं। और इसके साथ साथ मतलब हमें यह भी दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन और इसके एम्प्लॉय के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, तो हमारा जो जील हमारा इंटरेस्ट भी दिखेगा, ठीक है। अब उसमें जैसे मान लो अगर हमारे रिलेशन अच्छे तो ठीक है भाई आपके बॉस ने बोल दिया तो भाई आपको ये रहेगा कि हाँ भाई काम करना है मतलब करना है। एक होता है अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड के पर्सन हो तो उनको हाँ काम दिख गया मतलब मैं दिखता हूँ इनको और कोई दिखता नहीं, अभी पहले वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो पहले वाले काम को नहीं कंप्लीट करके देंगे तो आप नया काम उसको क्या बताओगे, ठीक है। तो उन इसका मतलब क्या है कि उनका काम में लेके कोई इंटरेस्ट आपका नहीं है, ठीक है। अब इससे फर्क पड़ेगा आपके बिहेवियर पे, आपके जो वो सेटिस्फेक्शन लेवल पे। अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं है तो आपका सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। आप अगर आप काम से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसमें 10 कमियां निकालोगे, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ठीक है। जो मतलब जिनको काम नहीं करना होता ना 70 बहाने बना देते हैं कि भाई ये आज ये है, आज ये है, आज ये है, आज ये है। और जिनको करना होता है वो चौड़े में कहीं पे भी काम कर देते हैं, ठीक है। तो एंगेज्ड एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एंगेज्ड एम्प्लॉय का मतलब है कि वन हु इज फुली एब्जॉर्ब बाय द एंथुसियास्टिकली अबाउट देयर वर्क एंड सो टेक पॉजिटिव एक्शन। मतलब वो इस तरीके से अपने मन से किसी काम को कर रहा है एंगेजमेंट के साथ में कि भाई मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है एज एनी हाउ, ठीक है। और इससे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और इंटरेस्ट पे भी फर्क पड़ेगा। मतलब इससे आने वाला जो टाइम है उस पे भी, रेपुटेशन पे और उस पे भी फर्क आपका पड़ने वाला है। चलिए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट मतलब एक डेफिनेशन दी है इन्होंने, बोला है कि इट इज द इमोशनल अटैचमेंट एम्प्लॉयज फील टुवर्ड्स देयर प्लेस ऑफ द वर्क, job role and position within the company, colleagues and the culture that affect this attachment has on well-being and the productivity। ये एक ऐसी इमोशनल अटैचमेंट होती है कि हम कैसा फील करते हैं एक वर्क प्लेस पे, उसके रोल को लेके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपनी जो कंपनी की पोजीशन को लेके हम कैसा फील करते हैं। अगर देखो कई बार क्या होता है कि बस ये रहता है कि भाई ठीक है, कुछ लोगों के पास हमेशा बहाने तैयार रहते हैं काम ना करने के बहाने से, अरे सर बारिश आ रही है, अरे सर तबीयत ठीक नहीं है, अरे सर मंगलवार है, अरे सर ये काम है, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या रहेगा कि भाई हाउ मच यू आर इमोशनल अटैच विद योर जॉब। एक ये रहता है कि हाँ भैया मुझे काम करना है मतलब करना है, क्लास लेनी है मतलब लेनी है, तो इसमें ये चीज मतलब जो है मुझे करना है मतलब करना है। मुझे पता है कि भाई मेरा टास्क है, मेरा सिलेबस है, भाई मुझे इतने तारीख तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है मतलब करना है एज एनी हाउ। एक रहता है अरे कर देंगे ना बहुत टाइम है। एक हमारी कॉलेज में एक मैडम थी, मतलब वो शुरू में मतलब उसने 3 महीने में 2 चैप्टर करवाए और लास्ट के 1 महीने में 6 चैप्टर करवाए। बैलेंस बना दिया ना मैडम ने। तो ऐसे ही मतलब उसका क्या था, उसके 3 महीने में तो मतलब रो रो के अरे पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। लास्ट में एक महीने में क्या करा उसने, इस 1 महीने में उसको असाइनमेंट भी लेने थे, प्रेजेंटेशन भी लेने थे, सब काम लेने थे। उसने क्या कर दिया, बच्चों को टॉपिक डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई जो हमारे टॉपिक रहते हैं ना, ये बच्चा ये काम करेगा, ये बच्चा ये काम करेगा, ये बच्चा ये काम करेगा, सिलेबस भी कंप्लीट, प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट। आप प्रेजेंटेशन भी दोगे, प्रेजेंटेशन दोगे तो सीखोगे भी, ठीक है। तो ऐसा ये इनके एंगेजमेंट को दिखाता है कि आप अपने काम को लेके कितने सीरियस हो, ठीक है। देखो एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो आपकी रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल का एंथुसियास्टिक लेवल, कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ उस काम को कर रहे हैं। एक होता है काम थोप दिया गया है इसीलिए आप उस काम को कर रहे हो। एक हमारी कॉलेज में मैडम थी, वो पढ़ाती थी, वो बिजनेस रिसर्च पढ़ाती थी। वो ना आते ही मतलब एक तो उसका 7th लेक्चर होता था। अब 7th लेक्चर समझते हो, मतलब जो है कि 7th लेक्चर का मतलब 2:30-3 बजे के बाद मतलब होता, और लंच के बाद उसका लेक्चर होता था। तो मतलब वो आधे बच्चे तो वैसे ही नहीं मिलते थे उसको, मतलब बच्चे उसको 10-15 मिलते थे। तो अब वो आते पता क्या बोलते, तुम लोग नालायक हो, ये हो, फलाना हो, धकड़ा हो, इतना मुश्किल सब्जेक्ट है, तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा चलो बताओ पिछली क्लास में क्या बताया था मैंने,
एक आध बच्चा बता देगा अच्छा ये करवाया था, फिर एक दो बच्चा और बता देगा नहीं मैडम ये नहीं करवाया था ये करवाया था। तुम्हें कुछ नहीं पता, एक काम करो पहले वाला रिवाइज करो पहले। जब पहले वाला नहीं समझोगे तो अगले वाला नहीं समझ आएगा। तुम्हें पता कितना मुश्किल सब्जेक्ट है, ये है वो है, फिर वो अपनी कहानी बताने लग जाती थी। फिर वो किसी ने फ़ोन दिखा दिया, किसी ने मेहंदी दिखा दी, किसी ने कुछ दिखा दिया, तो वो मैडम उसमें लग जाती थी। तो ऐसे ही मतलब क्या होता था कि मतलब काम जब आप करते हो एंथुसियास्टिकली काम करते हो, तो ऐसे ही मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखती है कि आपको जो काम है वो कंप्लीट करना है और आपकी परफॉर्मेंस भी उसमें दिखेगी। ठीक है, एम्प्लॉय हु आर हैविंग द हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, उसमें हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगी। अगर आप एंगेज रहोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा आपका, और उसमें टर्नओवर आपकी कम रहेगी। टर्नओवर कम रहेगी मतलब आप जल्दी से काम को छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, अगर आप एंथुसियास्टिकली उस काम को करते हो, आप उस काम को पसंद करते हो, तो जल्दी से उस काम को छोड़ के नहीं जाओगे। हाईली एंगेज्ड एम्प्लॉय हैव द पैशन एंड डीप कमिटमेंट फॉर देयर वर्क, उनको बस ये रहता है कि हाँ भैया हमें काम कंप्लीट करना है, मतलब करना है एट एनी हाउ, चाहे आंधी आओ तूफान आओ, वो उसमें आपको दिखेगा। देखो कुछ टीचर इतने डेडिकेटेड होते हैं, उनको चाहे बच्चा आओ चाहे बच्चा मत आओ, मतलब वो अपने टाइम पे हमेशा प्रेजेंट उनको मिलेंगे, मतलब उनकी हार्डली कोई लीव होती है। कुछ मतलब टीचर ऐसे मिलते हैं, मतलब जैसे कॉलेजेस वगैरह में भी बहुत सारे टीचर ऐसे मिलते हैं जो मतलब इतने डेडिकेटेडली काम करते हैं, उनको बस ये रहता है कि मतलब वो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, चाहे बच्चे आओ चाहे मतलब आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये चीज़ नहीं करवाई थी। ठीक है, वो बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं और उसमें वो दिखते हैं। हमारे एक कॉलेज में बीकॉम में एक टीचर था बिजनेस मैनेजमेंट का, वो मतलब पूरे सेमेस्टर हमने वो बंदा देखा ही नहीं। मतलब वो सिर्फ जब हमारे सेमेस्टर एग्जाम होने वाले थे उससे एक दिन पहले आया, उसने 20-20 क्वेश्चन लिखवाए सबको, पर्चे बांटे सबको, और उनको बोला ये 20 क्वेश्चन कर लेना, इसी में से इंटरनल आएगा, इसी में से एक्सटर्नल आएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब उसमें मतलब जो है चीजें आपके, इसका मतलब क्या है, वो क्या दिखाता है कि उनका काम को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज मतलब आपके इसमें आ जाती है। देखो इसमें हमारे 3 तरीके के लोग होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एंगेज्ड, नॉट एंगेज और एक्टिवली डिसएंगेज। ठीक है, तो 3 तरीके के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं जो हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, देखो हर माँ बाप के 3 तरीके की औलाद होती हैं। एक होती है नालायक, ठीक है, एक होती है बहुत नालायक, एक तीसरी होती है जो हम सबके पास होती है। तो ये जो है वो आपकी इसमें आ जाती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं एंगेज्ड, एक होते हैं नॉट एंगेज्ड, एक होते हैं एक्टिवली डिसएंगेज्ड। चलिए देखिए, एक्टिवली डिसएंगेज के बारे में पढ़ते हैं। ये मतलब ऐसे अनहैप्पी और रिसेंटफुल पर्सन होते हैं कि मतलब ये हमेशा मायूसी फैला के रखते हैं, मतलब खुद तो काम करेंगे ही नहीं, और मतलब उनको हर दूसरे काम में मतलब जो है कमी अड़ानी ही अड़ानी है। जैसे उनको पता है ना कि मतलब ठीक है भाई ये काम नहीं करना, तो किसी का टूल छुपा लेंगे, किसी का कुछ काम कर लेंगे, किसी का कुछ काम कर लेंगे, मतलब हम तो खुद तो कुछ काम करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे सामने मजा ले कोई सामने वाला पर्सन भी काम कर ले। ऐसे कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो मतलब खुद तो होते ही नालायक हैं, लेकिन वो हमें भी नालायक बना देते हैं। ठीक है, ऐसे से मम्मियाँ बहुत चिढ़ती है, ओए तेरे को तो खुद तो काम धंधा है नहीं, इसको भी ले जाता है साथ में तू। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब जो है ये पर्सन क्या करते हैं, एक्टिवली डिसएंगेज एम्प्लॉय होते हैं, जो कि मतलब ये अपने एम्प्लॉयज को मतलब जो जितने भी जो हार्डवर्किंग एम्प्लॉय होते हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उनको कन्विंस कर लेते हैं काम ना करने के लिए। और छोड़ना मतलब क्या काम करेंगे, चल छोड़ हो जाएगा काम, ये कौन सा कहीं भगा जा रहा है, चलो आज इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो पर्सन है ये कन्विंस कर लेते हैं, खुद तो काम करेंगे ही नहीं, लेकिन ये दूसरे पर्सन को भी कन्विंस कर देते हैं, ठीक है, काम ना करने के लिए। तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवली डिसएंगेज एम्प्लॉय। अच्छा, जैसे कभी कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे ना, वहां पर 1 या 2 एम्प्लॉय आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो ये बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन मत ज्वाइन कर, बेकार है। ठीक है, कॉलेजेस में आप कभी भी चले जाओ, कॉलेजेस के कभी भी जो सीनियर पर्सन है वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई आप कॉलेज ज्वाइन कर लो, वो हमेशा ये बोलेंगे भाई अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो रहा हो ना, ट्रांसफर करवा लो। ठीक है, ये कॉलेज ठीक नहीं है, ये कॉलेज आपका बेकार है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो क्या बोलते हैं, एक्टिवली डिसएंगेज पर्सन होते हैं। एक होता है एंगेज्ड एम्प्लॉय। एंगेज एम्प्लॉय का मतलब होता है जो इमोशनली अटैच होते हैं, वो ये कहते हैं देखो तुम्हें अपने पढ़ने से मतलब है। ठीक है, कॉलेज कोई सही या बुरा नहीं होता है, आपको रहना कितना है, 1 साल या 2 साल रहना है, मतलब चुटकी बजाते ही मतलब जो ये साल बीत जाने हैं आपके। ठीक है, कुछ नहीं है, दूसरे कॉलेज में जाओगे उसमें भी यही हाल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो आपके दोज हु वर्क विद द फुल पैशनेट एंड इमोशनल अटैचमेंट होती है उनकी, मतलब उनको बस ये रहता है कि हाय मेरा नुकसान हो गया, मतलब
ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान मतलब हमारा नुकसान, ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा नहीं हुआ मतलब हमारा काम पूरा नहीं, मतलब हम और ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट रखते हैं। मतलब पॉजिटिव पर्सन होते हैं, पॉजिटिव इमोशनल अटैचमेंट होती है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, दे आर इनोवेटिव एंड प्रोवाइड न्यू आइडियाज टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड। मतलब ये ऐसे एम्प्लॉय नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं कि हमें अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। ये अपने जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ में ऑप्टिमिस्टिक और स्प्रेड पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं अपने कोवर्कर्स के साथ में। ठीक है भाई, अगर मान लो मैंने अपना काम कर लिया, अब मैंने आपको काम सिखाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कई बार क्लास में कुछ ऐसे 2-4 बच्चे होते हैं जो मतलब ठीक है भाई खुद तो उनको मतलब अच्छा रहता है, लेकिन वो 2-4 पर्सन मतलब किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसको बोलते हैं अरे यार बहुत आसान है, उसको फिर समझाने लग जाते हैं। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं वो पॉजिटिवली और इमोशनली अटैचमेंट के साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट एंगेज एम्प्लॉय। नॉट एंगेज एम्प्लॉय मतलब दिस इज द विच मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स in the organization fall. These are the one who seek the direction from their superior and do only that work which has been asked for. मतलब वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना उनको बोला गया है, इसके अलावा वो काम नहीं करेंगे। अगर उनको ये बोल देना कि मतलब एक गिलास पानी ले आओ और एक गिलास ले आओ, तो वो उतना ही काम करेंगे। पानी की बोतल ला के रख देंगे, गिलास ला के रख देंगे, मजाल है उसमें से मतलब जो है पानी गिलास में करके रख दें। ठीक है, जैसे कई बार हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें एक काम बोला ना तो हम वो आधा ही काम करेंगे, पूरा काम भी नहीं करेंगे, ताकि वो आधा अगली बार जब बोलेंगे तब हम वो आधा काम जो है पहले वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो नॉट एंगेज होते हैं, मतलब इनका काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, बस इनको बस ये रहता है काम दे दिया तो इनको करना है। देखो 3 अलग अलग पर्सन हो गए। ये वो पर्सन होगा जो काम को अच्छे तरीके से करते हैं, वो खुद को अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं, उनको ये लगता है कि भाई वी एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर कम टुगेदर फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट होती है, और ये रहता है कि ठीक है भाई काम दे दिया तो करना है, मतलब ना ज़्यादा कूद फान भी नहीं करनी है और ना ज़्यादा मतलब उस पर रहना है। काम दे दिया, सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना उनको दिया गया है, बोला गया है, सिर्फ उतना ही काम करेंगे, फालतू काम नहीं करेंगे। फालतू करेंगे तो इनका दिमाग कट जाएगा। ये पर्सन जितना दिया गया है नालायक है, मतलब जितना दिया गया है ये उतना उतना भी नहीं करेंगे, मतलब इनको बार बार बोलना पड़ता है कि कल से तुम्हारे असाइनमेंट वो होंगे, ठीक है 0 लग जाएंगे, नहीं तो कल से आना मत। ठीक है, कल तुम्हारा वाइवा है, कल तुम्हारे फाइनल लिस्ट होके तैयार होके जाएगी, तो उससे पहले आप अपने असाइनमेंट वगैरह जो है सबमिट कर देना। फिर आएंगे सर हमारा असाइनमेंट, सर हमारा प्रोजेक्ट, हमारा ये हमारा वो। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन होते हैं एक्टिवली डिसएंगेज होते हैं, इनको बार बार जो है वो बोलना पड़ता है, काम ये करते नहीं है, इनका काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के पर्सन रहते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट रहते हैं। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और ऑर्गेनाइजेशन में किस कैटेगरी के पर्सन है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। और ये इस पे भी डिपेंड करता है, देखो इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें एम्प्लॉय की ही गलती हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन की गलती हो। भाई आप फाइनेंस के पर्सन थे, आपको एचआर का काम क्यों दिया गया? जब आप एचआर के पर्सन थे तो आपको मार्केटिंग का काम क्यों दिया गया? जो आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, वो काम आपको क्यों दिया गया? आपको बोल दिया कि भाई आप जो है वो कोई और काम आपको दे दिया गया, आपको डेटा एंट्री का काम दे दिया गया। अब सोचो आप पीजी करने के बाद आपको बोल दिया जाए कि आपको कॉलिंग प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल मतलब एट दी पीक पॉइंट पे आ जाएगा। फिर आप सोचोगे मतलब हमारी यूजी बेकार और हमारी पीजी बेकार, ये काम तो हम 12th के बाद भी कर लेते, तो 12th के बाद में और अब में क्या अंतर रह जाएगा? हमने कौन से तीर मार लिए? ठीक है, तो ये चीज मतलब जो आपकी इस पर रह जाती है। अगर मान लो ठीक है भाई आपको करना भी पड़े, फिर आप अपनी उसने झील उस इंटरेस्ट के साथ में आप काम नहीं करो, फिर उसके बाद ये रहेगा कि हाँ ठीक है भाई जब तक 1 महीने 2 महीने जब तक कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तब तक ठीक है कर लेते हैं, उसके बाद जैसे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो जब एम्प्लॉय एंगेजमेंट की आप बात करते हो तो उसमें हम 4 एस्पेक्ट की बात करते हैं। कौन कौन से? आपका कमिटमेंट कितना है ऑर्गेनाइजेशन को लेके। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कितने लॉयल हो, कितने आप कमिटेड हो, कितने काम को आप समझ रहे हो। मतलब आपको टास्क दिया गया है, कमिटेड रहोगे आप, ठीक है भाई मुझे ये टास्क करना है मतलब करना है। कितना आप उसको अपना मान रहे हो, कितना आपकी इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ में, और कितना आप उस काम के लिए जो वो एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हो। मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो तो ठीक है भाई आप जो वो आपकी एंगेजमेंट लेवल आपका ज़्यादा रहेगा। आप लो मोटिवेटेड हो किसी काम को करने के लिए तो आप उस काम को लेके इतना इंटरेस्ट आपका नहीं रहेगा। ट्रस्टवर्दी, आपके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। मतलब ठीक है भाई एक होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंप्लॉय को हम पूरी चाबी दे देते हैं,
और एक होता है उसको हम पेन भी ना दें। ठीक है, तो आप कितने ट्रस्टवर्दी आप हो। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आप लॉयल। लॉयल का मतलब क्या है, आपका कितना मतलब आप कितनी मतलब जो है अगर सोचो आपको कैश काउंटर पे बैठा दिया जाए, ठीक है, तो आप उसमें ये रहता है कि भाई हाउ मच लॉयल यू आर, आप कितने लॉयल हो अपने कैश को लेके, अपने जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। अब मान लो कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे ऑफर्स आ जाते हैं कि ठीक है भाई हम आपको 1 करोड़ देंगे, आप ये काम कर दो, तो उसमें आपकी लॉयल्टी वहां पर रखी जाएगी कि नहीं भैया हम कंपनी के साथ दगादारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पे फिर आपकी लॉयल्टी देखी जाती है, आप कितने ट्रस्टवर्दी हो। आपको अगर मान लो कहीं पता चले कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, आपने मुझे छोड़ के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बात बता दी, ठीक है, तो वो ट्रस्टवर्दी के ऊपर भी आता है। देखो हर किसी पर्सन को आप हर बात नहीं बता सकते हो, तो वो आपका उस पर ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर एम्प्लॉय एंगेज्ड एम्प्लॉय हो। कई बार क्या होता है कि जो है हमारे यहाँ मतलब कोई भी पर्सन जो है अगर एम्प्लॉय एंगेज्ड है तो उसके साथ में ये सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका सक्सेशन प्लानिंग। क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेशन का मतलब होता है कैरी ऑन करना, सक्सीड करना। मान लो अगर आप इस लेवल पे हो, कल को मान लो आप छोड़ के चले गए या किसी नेक्स्ट लेवल पे चले गए, तो आपके बाद इस पोजीशन को कौन होल्ड करेगा। एक तरीके से रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है ये थोड़ी सी अलग तरीके की है। यहां पर क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही की पोजीशन पे तैयार करके रखती है। ये सक्सेशन प्लानिंग जो वर्ड होता है ये आपके की पोजीशंस के लिए होता है। की पोजीशंस मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ऊपर के जो मेन मेन पोजीशंस होती हैं। अब देखो ऐसी जो पोजीशंस होती हैं जल्दी से कंपनी चेंज नहीं करती है, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपकी एक बार को हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हर हर दूसरे तीसरे महीने में अगर मान लो कंपनी इन पोजीशन को चेंज करने लग जाएगी तो कंपनी की रेपुटेशन पे सवाल आ जाएगा। और इसके साथ साथ मतलब देखो जो टी की पोजीशन पे जो पर्सन बैठा है उसको काफी सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पता है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको पता है। अब ऐसे में कंपनी मान लो चेंज करती रहेगी तो उसको जो सिक्योरिटी का अपना खतरा रहेगा कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं लीक ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ जहां पर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है एम्प्लॉय आर रिक्रूटेड एंड डेवलप टू फिल ईच की रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो की पोजीशंस हैं उनको कैसे फिल किया जाएगा कमिंग फ्यूचर में। अब वो क्या करती है, अब वो हम ही लोगों में से मतलब जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको तैयार करती है नेक्स्ट की पोजीशंस के लिए। ठीक है, जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आगे बढ़ो और इन पोजीशंस को होल्ड करो। मतलब एक ये होता है ना कि भाई जैसे हमारा वो था बाबा रामदेव है, उन्होंने हर गुरु अपना एक ऐसा चेला जरूर रखता है जो उनकी पोजीशन को होल्ड करके रखता है। एक मतलब जितने भी गुरु हैं आपके उसमें हमेशा एक चेला उनका ऐसा रहेगा जो उनकी एब्सेंस में भी काम करेगा। तो वो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि राइट हैंड, जैसे जो बाबा रामदेव का राइट हैंड कौन है, वो बालकृष्ण, जो एक उनके साथ में जो बंदा रहता है वो। ऐसे ही मतलब किसी भी अगर आप पर्सन को देखो तो वहां पर मतलब जो है उनका एक ऐसा पर्सन जो वो जरूर मिलेगा जिसको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होता है। तो उसमें ये रहता है कि भाई वो भी इतना चालू रखते हैं कि भाई उनको पता है कि भाई वो मतलब जो है किस तरीके से अपने सारे काम को आगे जो वो सक्सीड करना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग सुटेबल सप्लाई ऑफ द सक्सेसर फॉर करंट एंड फ्यूचर की पोजीशंस। मतलब आपकी करंट और फ्यूचर की पोजीशंस अगर आपके जो हैं उस पे आपके जो मैन पावर है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपको पहले से ही तैयार करके रखा जाएगा, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखी जाएगी कि कल को मान लो अगर ये पर्सन छोड़ के चला जाता है या कोई और शॉर्टेज हो जाती है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम पहले से ही प्लानिंग करके रखेंगे। अब मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई छोड़ के चला गया या कुछ और सिनेरियो हो गया कि डिस्प्यूट हो गया कोई, तो ऐसे में की पोजीशन हमारी खाली हो जाएंगी। अब ऐसे में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम रिक्रूटमेंट निकालेंगे तो हो सकता है कि भाई कोई हमें सूटेबल पर्सन ना मिले, तो हम पहले से ही इसकी तैयारी कर लेते हैं कि भाई इनमें से ही पर्सन को हम क्या करेंगे, आगे भेज देंगे। इट इज एन असेंशियल एक्टिविटी फॉर दैट फोकस ऑन प्लानिंग एंड मैनेजिंग द करियर ऑफ इंडिविजुअल टू ऑप्टिमाइज देयर नीड एंड एस्पिरेशन। मतलब एक जो पर्सन है उसको एस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड एंड डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, की पोजीशंस को फुलफिल करने के लिए हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी जो की पोजीशंस है उसको कैसे वो फुलफिल करेगी। फीचर्स क्या होते हैं
सक्सेशन प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स रहेंगे? सबसे पहली चीज, सीनियर लीडर आर पर्सनली इन्वॉल्व, क्योंकि सीनियर लीडर को पता है कि भाई कौन सी की पोजीशन है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है और कौन सा पर्सन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर उनकी सलाह ली जाती है, उनकी सलाह से ही ये काम आपका, पूरी प्लानिंग आपकी करी जाती है। उसके बाद सीनियर लीडर होल्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग लीडर्स, मतलब जो सीनियर पोजीशंस होती हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स में से कैसे जो है वो आगे लीडर को सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपकमिंग लीडर कौन होगा या अपकमिंग मतलब जो पर्सन होगा वो कौन रहेगा, क्योंकि जो पर्सन की कैपेबिलिटी और वो सारा मतलब जो है इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की रहती है। एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू देयर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब एम्प्लॉयज जो है वो कमिटेड रहते हैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और अपने काम को करने के लिए, क्योंकि अब आप ऐसे पर्सन को तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो जो एक्टिवली डिसएंगेज्ड हो, जो खुद काम नहीं करता, वो दूसरों को पता चले वो कंपनी को ही बेच के चला जाए। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को तो आप की पोजीशन पे आप नहीं भेजोगे। सक्सेस इज बेस्ड ऑन अ बिजनेस केस और लॉन्ग टर्म नीड, मतलब ये डिपेंड करता है कि भाई हमारी नीड कैसी है और एक पर्सन की ग्रोथ कैसी है, वो पर्सन ने किस तरीके से काम किया है पास्ट में और कैसे वो आगे फ्यूचर में काम करने वाला है, ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मतलब जो है सक्सेशन इज लिंक्ड टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। देखो इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रेटेजी के साथ प्लान कर रही है कि कल को मान लो कोई की पोजीशन खाली हो जाती है तो हम स्ट्रेटेजी के साथ में प्लान कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं इससे कंपनी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट आपकी गलत हुई या कंपनी का डिसीजन गलत हुआ तो इससे कंपनी का जो फ्यूचर है उस पर काफी फर्क आपका पड़ने वाला है। ठीक है, कंपनी ने गलत पर्सन को सिलेक्ट कर लिया तो की पोजीशन पे जाके वो गलत डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कफोर्स डेटा एंड एनालिसिस इन्फॉर्म द प्रोसेस, मतलब आपका जो डेटा वगैरह है उसमें जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाएगा और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड एंड यूज फॉर द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब इसमें लीडरशिप जो कॉम्पिटेंसीज हैं, किस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो पर्सन आगे कौन कौन सी पोजीशन को होल्ड कर सकता है या कैसे कैसे वो आगे काम कर सकता है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर देखी जाएंगी। अ पूल ऑफ टैलेंट इज आइडेंटिफाइड एंड डेवलप अर्ली फॉर द लॉन्ग टर्म नीड, मतलब यहाँ पर आपका जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म नीड को कैसे फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पर देखी जाएगी। डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन चैलेंजिंग एंड वेरिड जॉब एंड बेस्ड एक्सपीरियंस, मतलब आपकी जो जॉब है उसकी वैरायटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, इन चीज़ों पे ये बेस्ड होता है। इसके साथ साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी है ह्यूमन रिसोर्स के साथ में, सीनियर लीडर जो है वो किस तरीके से, आपके रिलेशन कैसे हैं उसके साथ में और कैसे वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसने करी है आपके, तो ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी डाइवर्सिटी कैसी है, रिक्रूटमेंट कैसा है, रिटेंशन कैसी है, ये इस चीज़ के ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। कंपनी क्यों सक्सेशन प्लानिंग करती है? कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए, मतलब कंटिन्यूटी आपकी बनती रहे, क्योंकि अगर की पोजीशन ही खाली हो जाएंगी आपके तो वहां पर फिर आपकी दिक्कत रहेगी, बिजनेस को कंटिन्यू करने में दिक्कत रहेगी। पोटेंशियल एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए जो कैलिबर एम्प्लॉय है उसको आप आगे डेवलप करो, उसको प्रमोशन करो आप उसको। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसर, मतलब आपके जाने के बाद हमारा नया कैंडिडेट कौन रहेगा, इस चीज़ को पहले से हम आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग, आपकी फंक्शनिंग चलती रहती है स्मूथ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं रहती है। ठीक है भाई, अगर आपकी कोई पोजीशन खाली हो जाती है आपको उठा के दूसरे जगह पुट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे? प्रमोशन आप कर रहे हो, इसके साथ साथ मतलब जो है आपकी, अगर आप नई रिक्रूटमेंट करोगे तो वहाँ पे आपका खर्चा लगेगा, कॉस्ट लगेगी, इसलिए आप जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उन्हीं में से आप उसको जो वो छांट लो। इंटरनल, मतलब एक तरीके से इंटरनल ही आप उसको प्रमोट करोगे। डेवलपिंग करियर पाथ, जो एम्प्लॉय है उसको करियर पाथ मिल जाएगा, भाई आप इस पोजीशन पे हो, आप नेक्स्ट पोजीशन पे आप जाने वाले हो, तो आपको एक करियर पाथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट इमेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी कि भाई कंपनी ने मतलब जो है एक की पोजीशन पे अपने एम्प्लॉयज को ही की पोजीशन पे भेज दिया। ठीक है, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, जब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो आप छोड़ के क्यों जाओगे। ठीक है, तो इसलिए पर्सन जो जल्दी से एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, आपका टर्नओवर आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। क्या होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट? कंपनसेशन क्या होता है? कंपनी जो आपको पे कर रही है, जो सैलरी आपको दे रही है, जो पे आपको कर रही है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो यहाँ पर कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि कंपनी किस तरीके से कितना कंपनसेशन हमारा देती है और किस प्रोफाइल के लिए कितना कंपनसेशन आपका होना चाहिए, कौन कौन से बेनिफिट्स कंपनी आपको देती है। देखिए,
कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? मनी एंड अदर बेनिफिट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉयर। मैं एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं अपने एम्प्लॉयर को, और बदले में जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मुझे क्या क्या चीज़ें दे रहा है, उसको मैं बोलूंगा कंपनसेशन। ठीक है, अब एम्प्लॉयर हमें क्या क्या चीज़ें दे सकता है? वो सैलरी दे सकता है, वेजिस हमें दे सकता है, बोनस हमें दे सकता है, ग्रेचुटी, डीए, एचआरए, ठीक है। और इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ भी दे सकता है, वो पीएफ हमें दे सकता है, और इंश्योरेंस वगैरह हमें दे सकता है, हेल्थ बेनिफिट हमें दे सकता है। इसके अलावा पर्क्स वगैरह जो हैं हमारे, जैसे हाउसेज वगैरह हैं, और ऑफिस ने आपको लैपटॉप दे रखा है, फ्री रेंटेड एकोमोडेशन आपको दे रखी है, और ये जो आपके ऑफिस स्टाफ आपको मतलब दे रखा है, जैसे गार्डनर वगैरह हैं, आने जाने का कन्वेंस वगैरह जो है, वैन वगैरह, कन्वीनियंस वगैरह है, लंच फैसिलिटी वगैरह है, ये सारी आपको फैसिलिटी दे रखी है, तो ये सारी आपकी उसमें जुड़ जाती हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपनसेशन उसमें बोल देते हैं। अब कंपनसेशन में कंपनी को ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि किस लेवल के लिए आपका क्या कंपनसेशन हमारा होना चाहिए। तो कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल टोटल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, टेंजिबल सर्विसेज एंड बेनिफिट एम्प्लॉय रिसीव्ड एज पार्ट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन विच मे बी एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉय सर्विसेज। इसमें आपका पीएफ, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, फंड, और आपकी अदर पेमेंट जो वो आपको मिलती हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है पीएफ क्या होता है कि आपके सैलरी में से कुछ पैसा फंड आपका जनरेट कर दिया जाएगा, और उसमें से जितना पैसा आप वो करोगे उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। जब आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाओगे तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीके से सिक्योरिटी आपकी हो जाती है। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी का मतलब होता है इट इज़ द ग्रेटिट्यूड फॉर एन एम्प्लॉय। जो आपने टाइम दिया, हम आपको एक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम आपको उसके बदले में एक थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कर सकते। कल को मान लो भाई आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दोगे, तो हो सकता है कि भाई आप अपना गुजारा कैसे करो भाई आप, हाँ, उसके गुडविल पे कितना उसने टाइम स्पेंड किया, और उसके बेसिस पे हम उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना आगे गुजारा चला सके। इंश्योरेंस स्कीम वगैरह ये सारा भी पैसा हमारा कटता है, ईएसआई वगैरह का, कुछ हेल्थ बेनिफिट आपको दिए जाते हैं जो कि उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका कंपनसेशन में ही आ जाता है, जो कि उसको कंपनी आपको पे करती है। ठीक है, तो कंपनसेशन इज व्हाट एम्प्लॉय रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट किया, उसके बदले में कंपनी ने मुझे क्या दिया, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा? कंपनसेशन। अब कंपनी ने मुझे आने जाने के लिए कैब दे रखी है, मान लो कंपनी मेरी टिफिन सर्विसेज को मतलब प्रोवाइड कर रही है, कंपनी ने मान लो मेरे को और कोई फैसिलिटी दे रखी है। ठीक है, रेंटल कैब उसने मुझे दे रखी है, मतलब आने जाने की मतलब कैब फैसिलिटी है, या जो भी उसने मुझे फैसिलिटी दे रखी है कंपनी ने, मतलब लैपटॉप मुझे दे रखा है, और मान लो मोबाइल फ़ोन मुझे दे रखा है, तो वो सब मेरा कंपनसेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो द फंक्शन compensation is defining as adequate and equitable remuneration of personnel for their contribution to the organization objective। मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, इसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन आपकी जीवन क्रिया को चलाने के लिए या आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए क्या क्या काम करती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपनसेशन। ठीक है, तो कंपनसेशन में आपका डायरेक्ट कैश पेमेंट तो आपकी आएगी आएगी, मतलब सैलरी वगैरह जो आ रही है वो तो आपकी आएगी आएगी। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट पेमेंट इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, जो आपके एमिनिटीज़ वगैरह जो मतलब आपकी आ रही है, इंसेंटिव्स आपके जो आ रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब आपकी जो इसमें आ रही हैं, ताकि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील कर सके और हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अपनी पे कर सके। तो इसके लिए जो चीज़ें आपकी आती हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट कंपनी क्यों करती है? ताकि एक्वायर अ क्वालिफाइड पर्सोनल, मतलब क्योंकि कंपनसेशन को देखकर ही एक पर्सन आपकी कंपनी को ज्वाइन करता है। अगर मान लो भाई एक आप हाई क्वालिफाइड पर्सनल को हायर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको कंपनसेशन उतना ही देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ये गुड कंपनसेशन कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेंगी। रिटेन करंट एम्प्लॉय, आपका जो करंट एम्प्लॉय है उसको रिटेन करने के लिए ये सारी फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये फैसिलिटीज नहीं दोगे तो वो दूसरी कंपनी को स्विच कर लेगा। इंश्योर इक्विटी, इंश्योर इक्विटी का मतलब यह है कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय अगर एक लेवल पे काम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय भी वहां पे काम कर रहा है, तो उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मेरी जॉब और मेरा हम दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, इसकी जॉब इसकी सैलरी ज़्यादा है, मेरी सैलरी कम है।
तो इसका मतलब हम दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वहाँ पर ये चीज़ आपकी रहती है। रिवॉर्ड्स डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब अगर आपका कोई डिजायर्ड बिहेवियर है, आप परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो तो आप उसको रिवॉर्ड करो। भाई आपने परफॉर्मेंस दी, आपने उसको रिवॉर्ड कर दिया, कोई कैश पेमेंट वगैरह या कुछ इस तरीके से दे दी। या आप ज़्यादा कुछ मत करो तो उसकी पोजीशन वगैरह पे, मतलब आपका कहते हैं ना कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ट्रॉफी वगैरह ये सब चीज़ें तो दे सकते हैं। एप्रिसिएशन आप दे सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। भाई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा, आपकी ट्रेनिंग वगैरह इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, नई रिक्रूटमेंट करोगे तो ठीक है भाई, आप अपने जो कंपनसेशन को सही तरीके से मैनेज करो। कंप्लाई विद द लीगल रेगुलेशन, जब आपको पता है कि भाई लीगल रेगुलेशन या तो लीगल रिक्वायरमेंट जो है कि भाई इस लेवल पे एम्प्लॉय की इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, आप पीएफ काटोगे, ये चीज़ करोगे, वो चीज़ करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, आपको जो है ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है। एम्प्लॉय को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारी चीज़ें मतलब आपके लिए ज़रूरी होती है ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। ठीक है। प्री रिक्विजिट्स फॉर इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट, मतलब आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आप इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट करते हो तो। ठीक है। सबसे पहली चीज़ एडिक्वेट होनी चाहिए। एडिक्वेट का मतलब क्या है? मतलब गवर्नमेंट ने आपका जितना मतलब जो है सैलरी डिसाइड कर रखे उतना तो आपको देना ही देना है। ठीक है। ताकि मतलब एडिक्वेट मतलब आप जो सैलरी एज पर द रूल्स मतलब जो आप पे कर सको। अच्छा, कई बार उसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, क्वालिफिकेशन एज पर द यूजीसी नॉर्म, सैलरी एज पर द यूजीसी नॉर्म, कई बार ऐसी चीज़ें लिखी होती है ना, सैलरी एज पर द यूजीसी नॉर्म, क्वालिफिकेशन एज पर द यूजीसी नॉर्म, मतलब यूजीसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो क्वालिफिकेशन है, जो सैलरी वहां पर डिजाइन करी गई है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है। इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल का क्या मतलब है? मतलब फेयर वेजेस, मतलब आप जो है वो पे करोगे। ठीक है। उसमें मतलब जो है आपकी जैसे जिस हिसाब से आपकी एबिलिटी, एफर्ट्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस है आपका, कॉम्पिटेंसीज है, उसके हिसाब से आप अपने वेजेस को पे करोगे। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपका जो वेजेस है ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा रहेगा, मेरा वेजेस आपका कम रहेगा। अगर आप एक ज़्यादा एफर्ट्स आप लगाते हो, आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है मेरे से, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ज़्यादा पे किए जाओगे। ठीक है। ऐसे ही बैलेंस होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए कि मतलब आपकी जो पे और जो बेनिफिट और ये जो कंपनसेशन पैकेज है, ये चीज़ आपकी बैलेंस आपकी होनी चाहिए। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कंपनी जो है वो एक कैश बेनिफिट तो आपको ज़्यादा दे रही है, बाकी बेनिफिट आपके कम दे रही है, या कैश बेनिफिट कम दे रही है, बाकी बेनिफिट आपके ज़्यादा दे रही है। कुछ जैसे सेल्स प्रोफाइल की जॉब में उनकी जो फिक्स सैलरी होती है वो तो कम होती है, बाकी उनकी इंसेंटिव बेस्ड होती है, जितना काम करोगे उतना इंसेंटिव आपको मिलेगा, तो वो इंसेंटिव के हिसाब से काम करते हैं। सिक्योर, मतलब आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मतलब आपका एडिक्वेट कवर कवर पैकेज, कंपनसेशन पैकेज होना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी को चला सको। सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए कि हाँ भाई इतना इतना पैसा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव आपका होना चाहिए। पे मस्ट बी नीदर एक्सेसिव नॉट इनएडिक्वेट कंसिडर्ड व्हाट द एंटरप्राइज कैन अफोर्ड टू पे। अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी नहीं कह सकते कि भैया हम हर एम्प्लॉय को 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे, तो इतना तो ऑर्गेनाइजेशन का बजट भी नहीं है। तो जितना आपका बजट होता है, जितना आप इफेक्टिवली पे कर सकते हो, उतना ऑर्गेनाइजेशन को आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई कितना उसका बजट है और कितना वो पे कर सकती है। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे कंपनसेशन मैनेजमेंट को? कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? बजट वाला हो गया। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू पे, कंपनी कितना पे कर सकती है। अगर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है भैया, आप एक रेपुटेड कंपनी हो, अच्छी कंपनी हो, बेटर अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो आप अच्छा पे कर सकते हो। ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें आप कम पे करोगे। ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द लेबर, अगर आपकी मार्केट में ये देखना पड़ेगा आपको सप्लाई और डिमांड कैसी है। अगर आपको ये चीज़ देखो मार्केट में, अगर सप्लाई आपकी ज़्यादा है, मतलब मार्केट में आपके जो काम करने वाले लोग ज़्यादा अवेलेबल हैं, आपकी डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके हिसाब से मतलब आप कम सैलरी पे भी लोग आपको मिल जाएंगे। अब मान लो सप्लाई कम है, लोग मिल ही नहीं रहे, और डिमांड आपकी ज़्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो आपके एरिया में कोई काम वाली बाई मिल ही नहीं रही है, एक या दो ही है, तो उनके रेट ऐसे होते हैं भगवान से भी ऊपर। ठीक है। अब मान लो वहाँ पर काम वाली बाई की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर उनके रेट उसी के हिसाब से रहते हैं। ठीक है। प्रीवेलिंग मार्केट रेट, मार्केट रेट कितना चल रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा।
कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आता है इसमें। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जैसे आप ये कह सकते हो कि एरिया के हिसाब से मतलब जो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर कोई एक पर्सन मान लो एक नॉर्मल कॉलोनी में रहता है तो उसका खर्चा एक अलग रहता है। अगर एक पर्सन एक पॉश एरिया में रहता है तो उसका खर्चा आपका अलग रहेगा। जैसे आप बेंगलोर में आप जाओ तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी ज़्यादा आती है। वहाँ पे हर एक चीज़ मतलब बहुत कॉस्टली है आपकी। ठीक है। दिल्ली में एज़ कम्पेयर टू बेंगलोर बहुत सस्ती है। फरीदाबाद में आपकी और सस्ती है। मतलब काफ़ी सारी लोकेलिटी ऐसी हैं जहाँ पे आपकी सस्ती है और काफ़ी सारी लोकेलिटी ऐसी है जहाँ पे बहुत महंगी है। जैसे ग्रेटर कैलाश में आप जाओ, वहाँ पे जो है हाउस कास्ट में आप जाओ, साउथ एक्स में आप मतलब देखो तो यहाँ पे काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है। लिविंग वेजेस आपके कितने मतलब रहने उसका खाना पीने का मतलब जो है वो आपका कितना मतलब उस पर रहता है, वो चीज़ आ जाएगी। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर का मतलब ये था कि आपका माइंडसेट क्या कहता है कि भाई कंपनी हमें सही पे कर रही है, कम पे कर रही है, ज़्यादा पे कर रही है। सोशल फैक्टर्स आपके किस तरीके, बाकी लोगों को किस तरीके से मतलब आपको मिल रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्किल लेवल एंड अवेलेबल इन द मार्केट, अब स्किल्स अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में तो आप क्या करोगे, कहाँ से पकड़ के लाओगे स्किल्स भाई? अगर आपके स्किल्ड लेबर आपके मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट कंपनसेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन का मतलब वो होता है कि जो एनुअल सैलरी और जो आवरली सैलरी और ये जो वेजेस आपको मिल रहे हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, वो आपको मंथली जो आपको मिल रहा है वो आपका डायरेक्ट कंपनसेशन है। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में मतलब ये रहता है कि मतलब जो कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, रिटायरमेंट प्रोग्राम है, पेड लीव्स हैं आपकी, चिल्ड्रन और मूविंग एक्सपेंसेस हैं आपके। एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हो तो कई बार आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। अगर आप एक हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे जाते हो मतलब पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो तो आपको हायर वेजेस आपको मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें हर कोई बंदा नहीं जाना चाहता है। ट्राइबल एरियाज़ में अगर आप जाते हो, आपकी पोस्टिंग ट्राइबल एरियाज़ में हुई है तो वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब जो है ठीक है भाई, उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें आपको इंश्योरेंस वगैरह के लिए करी जाती हैं। ठीक है। अब जैसे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उनका काम जो वो इस तरीके का आपका रहता है। डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनकी सैलरी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो जो आपके कोरोना वॉरियर्स, ठीक है, तो उनकी सैलरी वगैरह आपकी उसी तरीके से रहती है। तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा, ये आपका कंपनसेशन, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन है। जो मतलब डायरेक्टली आपको पे किया जा रहा है वो डायरेक्ट कंपनसेशन, जो इनडायरेक्टली आपको दिया जा रहा है वो इनडायरेक्ट कंपनसेशन में आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जॉब डिज़ाइन, ये जॉब एनालिसिस, इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो ना, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन तो वो आपका जॉब एनालिसिस में आ जाएगा ना। ठीक है, तो वो जॉब डिज़ाइन में बेसिकली क्या करते हो, आप ये देखते हो कि काम को कैसे सिंप्लीफाई करना है और कैसे काम को स्मूथ फंक्शनिंग करनी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स मेंशन इन द जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? हाँ, देखो ये 3 चीज़ें तो आएंगी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में, और ये जो फिजिकल स्किल्स है ये आपकी आ जाएगी स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि ये स्किल्स आपको चाहिए, एक्सपीरियंस आपको चाहिए आपको काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपके जॉब एनालिसिस, इसमें जॉब एनालिसिस आएगा, इसमें आपका फिजिकल स्किल्स आएगा। इसका आंसर बताइए दोनों का। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस, हायरिंग तो आपके आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आएगा, जब दो आएंगे तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द जॉब एनालिसिस प्रोसेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। रुक जाओ, अभी बाकी चीज़ों को अभी देखने दो। इसमें देखो 3 ऑप्शन है, सबसे पहले गैदर इंफॉर्मेशन आएगा, सी स्ट्रेटेजिक चॉइस, और ई जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपका ये तो सब बाद का काम रह जाता है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपका बाद का काम रह जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन ये आपका बाद का काम रह जाएगा। ठीक है। अब आपका हुआ स्ट्रेटेजिक चॉइस और गैदर इंफॉर्मेशन। चलो मान लो हम ये मान लेते हैं कि भाई गैदर इंफॉर्मेशन हमारा पहले आ गया, उसके बाद बी जॉब स्पेसिफिकेशन, ये नहीं आएगा।
तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा ए वाला जो है वो पहले नहीं आएगा, हमें इन दोनों में से कोई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिक चॉइस, ठीक है। उसके बाद गैदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें CADEB, तो इसमें आपका अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये आ जाए, क्योंकि अगर मान लो हम इसको भी मान लेते हैं तो हमारा ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली एक के बेसिस पे तो आप नहीं कर सकते ना, बाकियों को भी तो देखोगे फिर आप। तो ये चीज़ मतलब आपकी इसमें आ जाती है। इसमें क्या आएगा, देखो, जॉब कंटेस्ट, वर्क एक्टिविटी, मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज, पर्सनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज, लिस्ट ऑफ मशीन एंड टूल्स यूज, सी का बी, मतलब 3 का बी, तो 3 का बी आपका आ जाएगा ये, ठीक है। बाकी का देख लो, फर्स्ट का डी, जॉब कॉन्टेक्ट, सोशल कॉन्टेक्ट, सेकंड का सी, ये आपका इसमें आ जाएगा। और इसका 4 का पर्सनल रिक्वायरमेंट का आपका जो इससे भी मैच कर सकते हो, तो ये फिजिकल कैरेक्टर से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट का बी, अच्छा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, जॉब होल्डर लेस एक्सपेंसिव, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। तो गाइस, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस करे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नई वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए। वीडियोज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।